तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। दिखाई कैसे देता है उसके फिजियोलॉजी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक और चीज़ जो छूट गई थी, हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेट करना, पता है ना, जब कोई दूर की ऑब्जेक्ट को भी हम आसानी से देख पाते हैं और पास की चीज़ों को भी हम आसानी से देख पाते हैं, वो ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा लेंस के फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से हो पाता है। हमारी आंखों में जो लेंस पाई जाती है ये फ्लेक्सिबल होता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करती हैं यहाँ सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सिलियरी बॉडी की मसल्स जो होती हैं, ये इसके लिए सपोर्ट करती हैं। तो क्या होता है, सिलियरी बॉडी की जो मसल्स हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये यहाँ पर काम करती हैं और इस तरीके से काम करती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर लेंस की थिकनेस ज़्यादा भी हो जाती है, यानी लेंस मोटा हो जाता है या लेंस पतला हो जाता है। तो अब आपको यही समझना है कि कैसे इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा होती होगी। जब दूर से कोई आ रही ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनना होता है तो उसके लिए आंखों को रिलैक्स रहने की कंडीशंस में उस समय रहती हैं आंखें। तो आप ये समझिएगा कि जब कोई चीज़ पास में होती है, बहुत करीब होती है, तो उसकी इमेज को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर दूर से आ रही है तो उस समय रिलैक्स्ड आई, ये फिजिक्स में बोला भी जाता है कि रिलैक्स्ड आई की कंडीशंस में रेडिएशंस आंखों पर, रेटिना पर पड़ रही हैं। तो रिलैक्स्ड आई का मतलब ये होता है इनफाइनाइट से कोई रेडिएशन आती है तो हेल्दी आईज में आमतौर पर बिना किसी मुश्किल के रेटिना पर बन जाती है। तो दूर से जब रेडिएशंस जब आती हैं किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तो रेटिना पर आसानी से बन जाती हैं, इसलिए कहा जाता है रिलैक्स्ड आई। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है, आप बात को समझें, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो उसकी इमेज को प्रॉपर रेटिना पर बनाने के लिए लेंस की थिकनेस को लेंस की थिकनेस बढ़ानी पड़ती है ताकि इसका लेंस का पावर बढ़े। लेंस का जब पावर बढ़ेगा तभी इसकी इमेज को रेटिना पर बना पाना पॉसिबल हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर जब आंखों के करीब कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत नियर में कोई ऑब्जेक्ट है, पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए यहाँ लेंस की थिकनेस बढ़ती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं पावर बढ़ता है और इसकी वजह से इसकी इमेज रेटिना पर बन पाती है। ये सारी चीज़ें आप रे ऑप्टिक्स में पढ़े हुए होंगे कि जब लेंस की थिकनेस बढ़ती है, यहाँ पर देखें आप, लेंस की थिकनेस यहाँ पर बढ़ गई है तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो इसका ये आप देख सकते हैं इसकी जो फोकल लेंथ थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर जहाँ इसकी फोकल लेंथ इतनी थी, अब ये लेंस की थिकनेस बढ़ जाने से सेम की फोकल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। जब फोकल लेंथ कम हो जाती है, मैं दूसरे लेंस के लिए ब्लू कलर से बना रहा हूँ, जब फोकल लेंथ कम हो जाती है तो पावर बढ़ जाता है, जब फोकल लेंथ ज़्यादा होती है तो पावर कम होता है। ये बात आप जानते हैं, ये फिजिक्स का फंडा है। यहाँ देखिए फोकल लेंथ कम है, इस वाले मामले में फोकल लेंथ ज़्यादा है। दो अलग अलग कंडीशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी पावर ज़्यादा, इसकी पावर कम। क्यों? क्योंकि इसमें लेंस ने ज़्यादा काम किया, अपनी इलास्टिसिटी का इस्तेमाल किया। अब जब पास में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो लेंस की थिकनेस बढ़ानी पड़ती है। इसके लिए काम कौन करता है? इसके लिए काम करता है सिलियरी बॉडी की मसल्स। थोड़ा सा आप पहले से भी जानते होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को। तो सिलियरी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जब पास की ऑब्जेक्ट है। तो मैं नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए बात आपको बता रहा हूँ। जब नियर बाई कोई ऑब्जेक्ट्स है उस कंडीशन की बात हम कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा, ये सिलियरी मसल्स के फाइबर्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी थिकनेस बढ़ती है। जब थिकनेस बढ़ती है तो आप समझ सकते हैं ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट या जोनुलर फाइबर्स हैं जो इससे जुड़े हुए रहते हैं, अब ये थोड़े ढीले हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये सस्पेंसरी लिगामेंट के फाइबर्स ये ढीले हो जाते हैं। और इस कंडीशन में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अल्टीमेटली होता है क्या है, ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंस जो पहले लॉन्ग था, थिन था, वो अब शॉर्ट एंड थिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये होता है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स के लिए। जबकि जब दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो सिलियरी बॉडी की मसल्स पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, ये अपने आप को बहुत ही रिलैक्स कंडीशन में होती हैं। तो आप समझ सकते हैं ये एकदम रिलैक्स होंगी, यानी जो
इसकी नॉर्मल कंडीशन से भी कहीं ज़्यादा ये रिलैक्स हो जाएंगी, है ना, ये आप देख सकते हैं। तो जब ये रिलैक्स हो जाएंगी तो इसके बीच के गैप को भरने के लिए, समझ रहे हैं, इसके जॉनुलर फाइबर्स को टाइट होना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो दूर से जब आने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं तो सिलेरी बॉडी उस समय रिलैक्स होती हैं, और जब रिलैक्स होती है तो जॉनुलर फाइबर्स को उस समय टाइट होना पड़ता है, और इस दौरान क्या होता है, लेंस भी जो है अपनी थिकनेस को कम करके थिन हो जाता है, लेंथ में बड़ा हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो लेंस दो तरीके से होता है ना, दो तरीके से अपना हो सकता है। एक तो इसका नॉर्मल, आप देखें यहाँ पर लेंस के लिए दो बातें हम यहाँ पर कह सकते हैं। एक तो है कि इसका नॉर्मल अपनी एक थिकनेस है और इसकी अपनी एक लेंथ है। जब ये थिन होगा तो आप समझ सकते हैं लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, और ये नॉर्मल कंडीशन है। और ये मैं कह रहा हूँ कि जब ये लेंथ बढ़ जाए तो थिकनेस कम हो जाएगी, है ना, मोटाई कम हो जाएगी। और जब आप देख रहे हैं ये नॉर्मल से जब और ज़्यादा मोटा हो जाए तो आप देख सकते हैं लेंथ और कम हो जाएगा। तो इस दौरान क्या हुआ, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर क्या होगा, पावर बढ़ेगा, फोकल लेंथ घटेगी, और उसका उल्टा आप यहाँ पर कह सकते हो। तो अकोमोडेशन की जो प्रोसेस है वो ऐसी कुछ होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इन सारे अकोमोडेशन के सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में। अल्टीमेटली होता क्या है, अल्टीमेटली यहाँ से जो भी रेडिएशंस आती हैं वो जा करके रेटिना पर गिरती हैं। इस रेटिना पर गिरती हैं और रेटिना पर सेंसिटिविटी के लिए यहाँ पर कुछ ख़ास तौर पे सेल्स होते हैं जो इनकी सेंसिटिविटी के हिसाब से न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब नर्व यहाँ पर रेटिना पर जब लाइट गिरती है तो ये जो लाइट गिर रही है वो एग्जैक्टली कहाँ पर गिर रही है, रेटिना पर गिर रही है। आप यहाँ पर देखेंगे ये लाइट जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वो लाइट आकर के कहाँ पर गिर रहा है, रेटिना पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेटिना, इसको मैंने बताया रेटिना, तो रेटिना को आपने देखा, ठीक है। रेटिना जो है ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने आई के बारे में देखा था ना, सबसे भीतरी लेयर कौन सी होती है, रेटिना की होती है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसके बाद होता है कोरोइड की लेयर, है ना, और उसके बाहर मैंने आपको बताया था स्क्लेरा की लेयर, है ना, यही है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्लैक कलर के रेटिना पर लाइट गिरा है, ये रेड कलर वाली लाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए लाइट यहाँ पर जाकर के गिर रहा है, और ये लाइट जा करके गिर रहा है कहाँ पर, फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर पर, जहाँ पर रॉड्स या कोन्स होती हैं। अब इसके पीछे, ये सबसे इनर लेयर है, इसके पीछे क्या होगा, इसके पीछे होता है कोरोइड की लेयर होती है ना, और उसके भी पीछे होता है स्क्लेरा। याद है आपको, मैंने 3 लेयर बताए थे। मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये फोटो रिसेप्टर की जो लेयर है इसमें रॉड एंड कोन्स पाए जाते हैं। मैं रॉड और कोन्स के शेप को यहां बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि उससे कंफ्यूजन होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जहां रॉड या कोन्स हैं उनमें होता क्या है, ये अब हमारा मेजर कंसर्निंग पॉइंट है। शेप हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो यहां पर देखेंगे कि इन फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी रॉड्स या कोन्स में कुछ खास किस्म के फोटो पिगमेंट सेल्स पाए जाते हैं। इन फोटो रिसेप्टर सेल्स जो रॉड या कोन्स हैं इनके पास कुछ खास फोटो पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये फोटो पिगमेंट्स क्या है, रोडोप्सिन है। रोडोप्सिन के 2 कंपोनेंट होते हैं, ऑप्सिन और रेटिनल। ऑप्सिन और रेटिनल, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो फोटो पिगमेंट है लाइट के पड़ते ही डिसोसिएट हो जाता है, लाइट के गिरते ही ये ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ जब लाइट पड़ता है ना तो फोटो रिसेप्टर सेल्स के पास जो फोटो पिगमेंट है रोडोप्सिन, ये ब्रेक हो जाता है अपने कंपोनेंट्स में। कौन कौन से, रेटिनल और ऑप्सिन। और जब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेटिनल जो इसका कंपोनेंट है वो बेसिकली विटामिन ए का एल्डिहाइडिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये विटामिन ए से ही डिराइव्ड है रोडोप्सिन, ये बात कही जाती है ना। इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि जो विजन के लिए विटामिन ए की बड़ी ज़रूरत होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ जो विजन के लिए जो फोटो पिगमेंट है उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विटामिन ए, एक पार्ट अदा करता है रेटिनल के रूप में। रेटिनल और ऑप्सिन मिलकर के रोडोप्सिन बनते हैं। जब लाइट गिरती है तो ये अपने
कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं और यहाँ पर ऑप्सिन जो है इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप देखेंगे कि उसमें इनके स्ट्रक्चर्स में बदलाव आते हैं। 11 सिस रेटिनॉल करके कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांस रेटिनॉल में बदलता है, वो सारी चीज़ें आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। तो इनके स्ट्रक्चर्स में होने वाले बदलाव की वजह से यहाँ पर फोटो रिसेप्टर में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो आगे प्रभावित करता है बाइपोलर सेल्स को। बात समझ रहे हैं आप? तो यहां पर क्या होगा कि एक्चुअली क्या हुआ कि फोटो पिगमेंट के ब्रेक होने से यहां पर ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि एक्शन पोटेंशियल आगे चल करके ये एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में होने वाले चेंजेस की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो अल्टीमेटली अब नर्व सेल्स को प्रभावित करने लगेगा, जिसमें पहले लेवल पे नर्व सेल्स कौन है? फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन सी है? बाइपोलर सेल्स। ये इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर के यहाँ पर नर्व सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा। जब ये सिग्नल आगे बढ़ना शुरू होता है तो ये इसके बाद गैंग्लियोनिक सेल में पहुँचता है। तो यहाँ गैंग्लियोनिक सेल्स में ये सेकेंड ऑर्डर जो न्यूरॉन है उनको प्रभावित करता है। तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो कि गैंग्लियोनिक सेल है उसको अब ये प्रभावित करेगा। तो यहाँ गैंग्लियोनिक सेल पर सिग्नल पहुंचा और यहाँ से एक्शन पोटेंशियल यहाँ से जनरेट जो हुआ वो आगे प्रोपेगेट करते हुए आप देखेंगे अब इसके एक्सॉन में पहुंच गया। और मैंने बताया था ना कि ये रेटिना के जितने भी एक्सॉन्स होते हैं वो सारे एक बंडल के रूप में एक रास्ते से निकलते हैं जहाँ पर रॉड या कोन्स नहीं पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट है और इस ब्लाइंड स्पॉट के रास्ते से आप देखेंगे सिग्नल अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर बढ़ने लगता है। ये आगे बढ़ने के दौरान आप देखेंगे ये पियर्स करेगा किसको? आप यहाँ पर देखें कोरोइड को और स्क्लेरा को, और इसके बाद ये चलता जाता है। ये जो एक्सॉन है काफ़ी लंबा होता है। ये आगे बहुत लंबा चलने के बाद ये सेंट्रल जो हमारे ब्रेन में ये एंटर करता है। और ब्रेन में एक पार्ट होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, जिसके बारे में बताया नहीं गया है। लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में एक और तीसरे लेवल का न्यूरॉन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये है, और एक बहुत लंबे रास्ते को गुजरने के बाद ये ब्रेन में लैटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है, आपको नहीं याद रखना है। वहाँ से मतलब ये बस ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से ये तीसरे ऑर्डर का न्यूरॉन यहाँ पर होता है तो उसको सिग्नल मिलता है और वहाँ से ये पहुँचता है विजुअल कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन। और विजुअल कॉर्टेक्स इस इमेज को अपने एक्सपीरियंस और बहुत सारे यहाँ पर जो सेंसिटिविटी के जो सेंटर्स होते हैं वो इस सिग्नल को एनालाइज करते हैं और उसकी मदद से इमेज बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक पाथवे है जिसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस यहाँ पर होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स में, और वहाँ के चेंजेस की वजह से सिग्नल जनरेट होते हुए विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुँचता है। इस पूरे रास्ते में कितने न्यूरॉन्स का इस्तेमाल हुआ? टोटल 3 न्यूरॉन्स का इस्तेमाल होता है, और इसमें रॉड एंड कोन्स के बारे में मैंने आपको बताया। एक बात और भी समझना होगा कि कई बार आप सिनेमा हॉल में या मूवी थिएटर में जब आप अचानक एंटर करते हैं और अंधेरा होता है, बाहर आप उजाले से आप अचानक थिएटर में जब घुसते हैं तो कुछ देर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता, होता है ना। थोड़ी देर बाद 3, 4, 5 मिनट के बाद लगता है नहीं अब कुछ दिखाई दे रहा है, इससे पहले एकदम नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि उजाले में क्या था, लाइट के गिरते ही ऑप्शन और ये रेटिनल में ये अपने कंपोनेंट्स टूटे हुए थे, ठीक है। और अंधेरे में ये फिर से रीजनरेट होते हैं, रॉड्स के भीतर ये रीजनरेट होंगे ये पिगमेंट्स, और जब ये पिगमेंट्स रीजनरेट होते हैं तो तब जाकर के फिर से अंधेरे में दिखाई दे पाना पॉसिबल हो पाता है। तो आपको याद रखना है कि लाइट गिरने के बाद ये टूटा हुआ है, जब अंधेरे में जाएंगे तो फिर ये दोबारा ये रीजनरेट होगा, रीजनरेट होने में समय लगता है। तो यही वजह है कि अंधेरे में अचानक आप एंटर करें और उजाले से गए हुए हों तो उजाले से अंधेरे में जाने पर आपको कुछ देर तक दिखता नहीं, क्योंकि उजाले में ये पिगमेंट्स टूटे हुए थे, इसके कंपोनेंट्स के रूप में ये था। अंधेरे में जाने पे ये फिर से जब जुड़ते हैं तो समय लगता है रोडॉप्सिन बनने में, तो इसमें समय लगने की वजह से
हमें मूवी थिएटर में 3-4 मिनट तक कुछ भी दिखाई नहीं देता जब हम एंटर करते हैं। तो ये एक बेसिक फिजियोलॉजिकल इससे जुड़ी हुई बातें थीं। इसमें मैंने एकोमोडेशन को इसलिए समझाया क्योंकि इससे सवाल बन सकता है, हालांकि भले ही थियरी ने दिया हुआ हो। और ये आपको याद होना चाहिए जो स्टेप्स एनसीईआरटी ने दे रखा है, एग्जैक्टली मैंने एनसीईआरटी की ही लाइन को लिखा है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। और रियल में ये काम कैसे होता है उसको मैंने यहाँ एक इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है।